बंद करो कैमरा यार, मैं इंटरव्यू नहीं कर रहा। हटाओ हटाओ यहाँ से ये कैमरा हटाओ। या कास्टिज्म जो चला आ रहा है वो प्रैक्टिस होता है विद इन शेड्यूल कास्ट भी। चमार और भंगी जातियों की बात करें, अरे ये बामन तो बामनी से शादी कर रहा है, ठाकुर तो ठाकुर राइन से शादी कर रहा है, दलितों से शादी क्यों नहीं करते आपस में? शादी इंटरकास्ट शादी क्यों नहीं करते ये सवर्ण? तो भाई आप शादी कर रहे हैं क्या? आपकी तो इंटरकास्ट शादी है तो आपको तो डेफिनेटली इस तरह के ताने भी महसूस किए होंगे। हमारा तो बहुत विरोध भी हुआ, झेला भी होगा आपने। कई लोगों ने तो साफ तौर पर ये बोला था कि लड़का या अपनी कास्ट का हो। वाह चमार। वाह, आप जैसे बोलते हो कि ब्राह्मणों ने या सवर्णों ने आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, वैसे चमारों के ऊपर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई आप उसको एक्सेप्ट करो। वो जो हेट है हाँ। वो इस वजह से है। दैट्स ट्रू लेकिन लेट मी कंप्लीट, एक सेकंड। ये डिबेटेबल है। लेट मी आंसर योर थिंग, क्योंकि देखो सिर्फ आप अगर ये कहते हैं कि मैं इस बात को मानता हूँ, मैंने इसमें डिनाई नहीं किया कि हाँ चमारों की गलतियाँ हैं, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ चमारों की गलतियाँ हैं, मैं इस बात से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता। बंद करो कैमरा यार, मैं इंटरव्यू नहीं कर रहा। हटाओ हटाओ यहाँ से ये कैमरा हटाओ। हेलो दोस्तों, वेलकम एक नए एपिसोड पे इस सीरीज़ का जिसका नाम है पॉडकास्ट ऑन व्हील्स, जहां हम पॉडकास्ट चलते फिरते पॉडकास्ट करते हैं। और आज के हमारे गेस्ट हैं सुमित चौहान, फाउंडर है द न्यूज़ वीक के, और सुमित चौहान से हम बात करेंगे। सुमित भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया साहिल, और ये अपने तरीके का नया प्रयोग है पॉडकास्ट ऑन व्हील्स, क्योंकि हम कई बार स्टूडियो में तो एक सोफिस्टिकेटेड माहौल में बातचीत करते हैं। ये कुछ कूल और शानदार सा अनुभव है, तो आई एम एक्साइटेड अबाउट द पॉडकास्ट। सुमित भाई, क्या चल रहा है काफ़ी दिन से, मतलब क्या लाइफ में चल रहा है? काफ़ी दिन से उतना वीडियोस भी नहीं देख पा रहे हैं हम, तो दर्शकों को थोड़ा बताइए कि क्या चल रहा है। मैं दर्शकों से माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं कर पा रहा। दरअसल अभी हम लोग पेरेंट्स बने हैं, मैं और अज़रा अभी पेरेंट्स बने हैं। हमारी पहली बेटी संतान हमारी ज़िंदगी में आई है, और वो पेरेंटिंग एक दिलचस्प अनुभव है, साथ ही काफ़ी जिम्मेदारी वाला काम भी है। आप भी पेरेंट बने हैं तो आपको डेफिनेटली मालूम है कि कितना सारा काम करना होता है। तो कई चीज़ें, बहुत शुक्रिया, कई चीज़ें सीख रहे हैं और उसी में थोड़ा समय चला जाता है। साथ ही कुछ जीवन की कुछ अच्छा बुरा वक्त लगा रहता है, वो भी कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट चल रही हैं लाइफ में। तो समहाउ वी आर ट्राइंग टू मैनेज आवर लाइव्स, और बहुत जल्दी अभी कंटेंट आना शुरू होगा। तो क्या बदलाव आपको लगता है कि आया है, और कैसे रिएक्शंस रहे लोगों के? आपने एक पोस्ट भी डाली थी बहुत सुंदर सी, तो क्या बदलाव आया है और कैसे लोगों ने उसको लिया है? हम लोग पेरेंट बनने के बाद मैं कहूँ कि और ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, और ज़्यादा ह्यूमनाइज हो गए हैं, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं कि हमारी जो बेटी है, जिसका नाम हमने ज़िया अम्बेडकर रखा है। तो ज़िया, चूँकि मेरी वाइफ मुस्लिम हैं और वो अरेबिक नेम है, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट में नेगेटिव कमेंट्स किए। तो ज़िया इट्स एन अरेबिक वर्ड जिसका मतलब है लाइट। लाइट इसका, रोशनी इसका मतलब है। तो हमने अपना सरनेम गिव अप किया, क्योंकि चौहान सरनेम को लेके अब हमको तो नहीं मालूम, कभी हमारे पुरखों ने जातिवाद से बचने के लिए वो सरनेम को अपना लिया होगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वो हमारी जाति के जो सरनेम होते हैं उसको देख के बहुत बार जातिवाद का शिकार होते हैं, तो लोग उससे बचने के लिए कभी इधर उधर के सरनेम्स लगा लेते हैं, तो वो मजबूरी है उनकी। तो वो छोड़ दिया हमने, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की हम संतान है, तो हमने अपनी बेटी को वही नाम दिया, ज़िया अम्बेडकर। इसका मतलब हुआ लाइट ऑफ अम्बेडकर। तो जब मैं ये नाम बोलता हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बेटी जब बड़ी होगी तो वो हमारे देश में जब पलेगी बढ़ेगी तो हमारा देश और बेहतर हो, वो और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जिए, और उस तरह से जो समस्याएं हमने देखी है, हमारी जनरेशन्स ने, या अभी भी हमारा समाज जिन दिक्कतों से गुजर रहा है, वो उसको फेस ना करनी पड़े। जातिवाद का खात्मा हो, जो लैंगिक असमानता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वो ख़त्म हो, बच्चियों को लेके जिस तरह की मानसिकता है वो ख़त्म हो, अपराध खत्म हो महिलाओं और दलितों
के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, तो हम अब ज़्यादा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं कि ये जिम्मेदारी हमारी है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महापुरुषों और महामहिलाओं ने इस देश में इतना अपना जीवन लगा दिया, इतनी कुर्बानियाँ उन्होंने दी, तो हम चाहते हैं कि हम उनके रास्ते पे चलें और अपने बच्चों को ना सिर्फ उनकी शिक्षाओं के बारे में बताएं बल्कि उनके संघर्षों से भी अवगत कराएं और उनके जीवन में आत्मविश्वास डालें, कॉन्फिडेंस डालें अपने बच्चों की लाइफ में, ताकि वो हमारे देश को और अच्छा बनाने में अपना योगदान दें। और उसी मानसिकता से हम लोग अभी गुजर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ ही मतलब पेरेंट बनने के बाद हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को और ज़्यादा करीब से महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी ज़िंदगी में बहुत त्याग किया। उनके बच्चे जो हैं वो चले गए असमय, क्योंकि उनके पास उस तरह की सुविधाएं नहीं थी। तो हम और ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं बाबा साहब से कि हम अपने बच्चे को लेकर जितनी चिंताएं रखते हैं, तो उस समय एक महापुरुष ऐसा जन्मा जिसने अपने बच्चों तक को कुर्बान किया हमारे लिए, हमारे देश की आवाम के लिए। तो काफ़ी सेंसिटिव लगता है और बहुत अच्छा भी लगता है कि अभी ज़िंदगी एक नए रास्ते पे निकली है। सुमित, इस पे भी बहुत सारे मैं उस दिन वो पोस्ट देख रहा था तो बहुत सारे कुछ अच्छे कमेंट्स नहीं थे उस पर। बहुत सारे लोगों ने अपनी आपत्ति भी जताई। खैर, ये आपका निजी फैसला है कि आप अपनी बेटी का नाम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे या जो आपको जो आपने सोचा हो, आपका निजी फैसला। हमारी अपनी जिंदगी है भाई, बच्ची हमारी है। और फिर मतलब लाइट ऑफ अम्बेडकर के उसमें क्या नेगेटिविटी है? वो तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी को हमारे लिए समर्पित किया और अपने आप को उस संघर्ष में तपा दिया। उसी रोशनी से तो हम निकले हैं, हम उसी रोशनी के तो किरणें हैं, उसी रोशनी के तो कण हैं हम। तो मुझे तो इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगता। जिन लोगों को लगता है यार वो लगे, उनको तो मतलब फिर कुछ भी हर एक चीज़ में उनको तो दिक्कत लगती है ना, नेगेटिव है। अभी वो इस बात को समझते ही नहीं कि हम समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या इन चीज़ों का क्या महत्व है। भाई अभी जो समाज अपना नाम बताने में, अपनी जाति बताने में इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल था, अब साहिल आप इस बात को आपका भी अनुभव रहा होगा, मेरा भी अनुभव है कि जब हम ये बताते हैं कि भाई मेरा नाम सुमित जाटव है, सुमित भंगी है, सुमित वाल्मीकि है, सुमित धानक है, तो हमको बहुत बार अनकंफर्टेबल होता है। मतलब बहुत टाइम लगता है अपने आप को एक्सेप्ट करने में एज ए दलित, क्योंकि वो गिल्ट ट्रैप होता है ना, हमको इतना डाल देते हैं कि अरे तुम्हारी गलती, तुम ऐसे हो, तो उससे निकलने में समय लगता है। तो वो समाज जो इतनी शर्मिंदगी में था, आज अगर वो प्राउडली अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर रहा है और उसको असर्ट कर रहा है इन अ पॉजिटिव मैनर, तो फिर क्या दिक्कत है? और फिर भाई तुम तो कहते हो कि बाबा साहब को नाम एक ब्राह्मण ने दिया था, अम्बेडकर, तो हमने जो है लगाया, तो तुमको क्या जलन होनी चाहिए? इन लोगों ने ये भी कहा कि सुमित चौहान की डिक्शनरी जो है वो, मतलब अगर नाम चूज करने की बात आई तो अरबिक डिक्शनरी पे क्यों चले जाते हैं, क्योंकि सुमित की वाइफ जो है वो मुस्लिम। बिल्कुल है, और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ भाई। मेरी वाइफ मुस्लिम है और वो पूरा अपना जीवन जिस भी धर्म में जीना चाहती हैं, वो स्वतंत्र हैं। मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलाद हूँ। वैसे तो सभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की संतानें हैं, लेकिन मैं अगर बुद्धिज्म को मानता हूँ तो मैं अपने परिवार को ये उम्मीद करता हूँ कि वो भी सत्य, न्याय, अहिंसा इस रास्ते पर निकले। तथा अगर बुद्ध का रास्ता इंसानियत का रास्ता है, वो कोई धार्मिक कर्मकांड वाला नहीं है कि आपको जैसे जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस तरह के जो धर्म है, वो तो एक मानवता का धर्म है। तो उस रास्ते पर चलने की मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता अपनी फैमिली में। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई तुम मुस्लिम हो तो तुम अपना इस्लाम को छोड़ के तुम इधर आ जाओ। अगर वो स्वतः आती हैं, खुद से उनका कहें कि उनको समझ आता है बुद्धिज़्म, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से कई लोगों ने पूछा कि आप जो हैं मुसलमान क्यों नहीं बन जाते, आप जो हैं ईसाई क्यों नहीं बन जाते। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक आर्टिकल है, उन्होंने उस समय जो है पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की किसी मैगजीन में उन्होंने वो लिखा था कि मैंने क्यों बुद्धिज़्म को चुना। तो वो कहते हैं कि भाई इस्लाम में आप जाओगे तो वो कुरान को सबसे पवित्र ग्रंथ मानते हैं और कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद जो है वो ईश्वर के बेटे हैं, है ना, वो अल्लाह के बेटे हैं और वो जो बोलते हैं वो परम सत्य है। हिंदुइज्म में जाओगे तो आप देखोगे कि इनके तो इतने देवी देवता हैं कि वो जो वेदों में लिखा है, जो देवी देवताओं ने बोल दिया, उसको आप नहीं टाल सकते, वो तो फिर परम सत्य है, उसको आप
जुठला नहीं सकते। ऐसा ईसाई, आप देखें, आप ईसाइयत में जो बाइबल है उसमें जो लिख दिया वो बोलते हैं अरे भाई तुम इसको नहीं चैलेंज कर सकते। बाबा साहब लिखते हैं कि इस पूरी दुनिया में जब मैंने धर्मों का अध्ययन किया तो मुझे बुद्धिज्म इकलौता ऐसा धर्म मिला जिसमें बुद्धा खुद कहते हैं अत्तदीपो भव, बी योर ओन लाइट। आपको कोई बात इसलिए नहीं माननी है कि मैंने बोला है, आप अपना दिमाग लगाओ, अपना तर्क लगाओ, आप अपनी बुद्धि लगाओ, और जब आप उससे कन्विंस हो जाए, जब आपको लगे कि वो ठीक है, तब आप उसको एक्सेप्ट करो। रैशनैलिटी का धर्म है। और साथ ही आप देखेंगे तमाम धर्म अपनी कई बातों में, लिखी हुई बातों में बदलाव की परमिशन नहीं देते हैं। अब बाइबल में लिखा है कि धरती चपटी है, तो वो आज भी बाइबल का संस्करण में वो चपटी है, जबकि साबित हो गया कि धरती गोल है, तो उसको बदल नहीं सकते। लेकिन बुद्धा कहते हैं कि भाई आप अगर आपको लगता है कि समय के हिसाब से किसी बात में परिवर्तन करना चाहिए तो आप कीजिए, मैंने बोला है सिर्फ इसलिए मत मानो। तो इसलिए अगर मेरी पत्नी, मेरा परिवार बुद्धिज्म की तरफ जाता है तो वो रैशनैलिटी के साथ जाए, वो सिर्फ इस प्रभाव में ना जाए कि मैं बुद्धिस्ट हूँ या मैं बुद्धिज्म को मानता हूँ। तो मैं उनसे ये उम्मीद रखता हूँ कि वो इंसानियत के धर्म को पालन करेंगी, और वो बहुत शानदार तरीके से पालन करती हैं। हमारी बच्ची का अभी जो है वेलकम फंक्शन हुआ तो हमने वहाँ पे तथागत बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ही याद किया। कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं किया, कोई नामकरण के लिए अब अक्षर नहीं निकलवाए ना पंडित का। हमारे देखिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं हरियाणा से हूँ, और हमारे हरियाणा में जब आप देखोगे तो दलितों के घर में पंडित जो है कभी किसी संस्कार में नहीं आता, चाहे वो नामकरण संस्कार हो या अंतिम संस्कार हो, तेरहवीं हो, कुछ कभी कोई नहीं आता, क्योंकि पहले ये नहीं आते थे, अब हम इनको नहीं बुलाते। अब तो हम सारे काम खुद ही करते हैं। तो हम तो वैसे भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं में लिखा है ना कि ये सब नहीं करेंगे, पाखंड कर्मकांड नहीं करेंगे। तो हमने अपनी बेटी का अक्षर नहीं निकलवाया ना नाम का कि भाई किसी पंडित से दिखाएंगे और वो बताएगा। बच्ची हमारी, मोहब्बत हमारी, परिवार हमारा, नाम कोई और तय करेगा। तो कैसे कैसे गधे गधे नाम रख देते हैं जी, ये उल्टा सीधा नाम रख देते हैं हमारे लोगों का, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे तो कुछ भी वो आए और जानकर ऐसा बेकार भद्दा नाम रखते थे ताकि पूरी उम्र जो है उसी में जाए, चिपक जाए। क्योंकि वो देखो मनुस्मृति में आप देखोगे तो उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि एक जो ब्राह्मण का नाम है वो ऐसा होना चाहिए जिससे विद्वता झलके, है ना, जिससे वो विद्वान लगे। एक क्षत्रिय का नाम ऐसा हो जिससे वो ताकतवर लगे, और बनिया का नाम जिससे संपन्नता झलके, और शूद्र अति शूद्र का नाम ऐसा हो जिससे दरिद्रता, गुलामी झलके। तो हमारे लोगों के नाम बड़े उन्होंने गड़बड़ रखे हैं, कभी भी बता देते थे। किसी का नाम तो मैं एक बार देख रहा था कूड़ा दास लिखा हुआ था। अब क्या कोई अपने बच्चे का नाम कूड़ा रख सकता है क्या? ये आप इस तरह की आपने व्यवस्थाएं बना दी कि हमारे लोग आपके गुलाम बन गए। तो भाई हमने तो अपनी बच्ची का नाम अपने मन से रखा, हमें ये नाम पसंद है, मेरी पत्नी और मैंने, हम लोगों ने तय किया और बहुत अच्छा लगा हमें। जिया, लाइट, रोशनी, हम भाई अंधकार में पड़े हुए थे, हमारे क्रांति सूर्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से हम रोशनी में आए हैं, तो हमने उसी को अपनाया है। और अगर किसी को आपत्ति है तो रहे भाई, हम आपको तो कोई क्लैरिफिकेशन देने से रहे। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना हीरो मानते हैं, अपना दादा परदादा की तरह मानते हैं, परिवार का हिस्सा मानते हैं, हमारे पुरखों में उनको मानते हैं, तो हम उनकी शिक्षाओं पर ही चल रहे हैं। मैं तो इसमें कुछ भी मेरे को आपत्तिजनक नहीं लगता। मेरी पत्नी की धर्म पे सवाल उठाना बेमतलब का है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही संविधान में आर्टिकल 25 दिया है ना। बाबा साहब संविधान निर्माता है, उन्होंने ही आर्टिकल 25 दिया जो आपको आपकी वाणी अभिव्यक्ति की, आपको आपके धर्म की, अंतःकरण की आज़ादी देता है। तो आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को मानिए। जिसने बाबा साहब को पढ़ा होगा वो ऐसा तो नहीं बोलेगा। तो सुमित, ये तो कोई घर की बात। अगर हम सोशल लाइफ पे आए तो दोस्तों के बारे में थोड़ा बताइए। दोस्त कैसे हैं और क्या सपोर्टिव हैं? जैसे ये जब ऐसा फेज चलता है आपके साथ, या आप जब थोड़ा डिप्रेस्ड होते हो, या आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आपके दोस्त हों या आपके, चलो घर पे पार्टनर है, लेकिन बाहर आप जाते हैं तो कुछ दोस्त होते हैं जिनसे आप बात करते हो, तो दोस्त कैसे हैं और क्या सपोर्ट रहता है उनका, और किस तरीके के रिएक्शंस रहते हैं उनके इन सब चीज़ों? साहिल, बहुत ही प्यारा सा सवाल है आपका। मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त होना ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी ये हिंदू लोग क्या बोलते हैं, वो ब्लेसिंग है कि वो कोई ब्लेसिंग जैसा कुछ है। मतलब इट्स लाइक ए गिफ्ट
विच यू गिव योर सेल्फ, क्योंकि कोई और नहीं देता, आप खुद ही उसको चुनते हो। और बाकी परिवार के, पत्नी के या फिर माँ बाप के, भाई बहन के, ये रिश्ते ऐसे हैं जो आपको मिल जाते हैं। आप कई बार आप तय नहीं कर पाते हो कि आपका कौन माँ बाप होगा, लेकिन दोस्त आपका कौन होगा ये आप खुद ही तय कर पाते हो। तो दोस्त ज़िंदगी में होना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं इस मामले में अपने आप को काफ़ी ये असल में हिंदी की भाषा ही ऐसी है जो पूरी पाखंड और धार्मिक चीज़ से भरी हुई है। क्या बोलते, खुशकिस्मत। मतलब मैं किस्मत में तो मानता नहीं, हम तो मेहनत कश लोग हैं। तो मैं अपने आप को इस मामले में, अगर वो वर्ड मुझे कोई नहीं मिलेगा तो मैं अपने आप को कहूँगा कि मैं काफ़ी लकी हूँ इस मामले में कि मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं और ज़िंदगी में उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। वो आपको दोस्ती की पहचान धीरे धीरे ही होती है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। कुछ लोग आपको समय के साथ ही अपना रूप दिखाते हैं, कई बार वो चीज़ें आप देखते हो सुख दुख में। तो उस मामले में मुझे काफ़ी अच्छे दोस्त मिले। जैसे मोहित मेरे दोस्त हैं, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और मेरे साथ मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हैं और मेरा काफ़ी काम जो कैमरे के पीछे है वो करते हैं उसमें। तो मोहित जो हैं वो मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी अहमियत पे हैं कि कभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि मुझे किसी और व्यक्ति की ज़रूरत होगी। उस समय जब मैं और मोहित होते हैं तो हम दोनों साथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा फन, बहुत ज़्यादा मस्ती और बहुत ज़्यादा काम भी, क्योंकि जितनी मेरी अच्छी रिपोर्ट आप देखते हैं, जितनी आप मेरी अच्छी रिपोर्ट्स देखती हैं, वो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल के वीडियोस आते हैं, वो सारे मोहित के शूट किए होते हैं, एडिट भी किए होते हैं। तो वो बहुत मेहनत करता है। तो हम फील्ड में भी होते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है हमारे साथ में। मोहित के अलावा भी मेरे पास कई अच्छे दोस्त हैं। मतलब जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है ऑब्वियसली वो तो कोई एक ही होगा तो मोहित इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। बट मोहित के अलावा भी कई अच्छे दोस्त हैं मेरे जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं मेरे काम में। और जब वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में उनके विचारों में यकीन रखते हैं या वो अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी के हैं, कम्युनिटी के हैं, तो वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है, वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है वो रिश्ता। क्योंकि इसी को हम बहुजन मिशन कहते हैं कि जब आप उस विचारधारा से जुड़ जाएं तो आप फिर ईमानदारी से उसके साथ रहते हैं। कई लोग इसमें बोल सकते हैं कि आपको अपनी जाति के ही दोस्त मिलते हैं। भाई अपने देश में जो भारत जो है, जिसे हम कहते हैं कि ये कृषि प्रधान देश है, ये कोई कृषि प्रधान देश नहीं है, ये जाति प्रधान देश है। यहाँ आपकी हैसियत, आपका जीवन, आप पढ़ेंगे लिखेंगे कि नहीं, आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं, आप अमीर होंगे गरीब होंगे, आपके पास खेत खलियान होंगे, प्रॉपर्टी होंगे, ये सब आपकी जाति से तय होता है। तो जब आपने गांव में हमारे घरों को जाति के हिसाब से बांट दिया तो हम दोस्त कैसे चुनेंगे? दोस्त तो वही चुनेंगे ना जब हम अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलेंगे, हम अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ में मेहनत करते हुए या उनके साथ में कोई काम करते हुए, अपने आस पड़ोस के बच्चों से ही तो हमारी दोस्ती होगी। जब आप कॉलेज गए है ना, नौकरी के दौरान कोई सवर्ण दोस्त नहीं मिला? नहीं, देखो मैं वही कह रहा हूँ कि एक प्राइमरी जो दोस्ती है, चूंकि भारत में जाति व्यवस्था के हिसाब से ही मोहल्ले बटे हुए हैं, गाँव में जो है आप देखेंगे तो जातियों के हिसाब से ही पूरा मोहल्ला है। तो हमें दूसरे मोहल्ले में जाने में भी एक वक्त तक हिचकिचाहट होती है, क्योंकि वहाँ से कोई गाली दे देगा, डांट देगा, या हम जिन परिस्थितियों में रहते हैं, कई बार आप हमारे रहन सहन, हमारी वेशभूषा, हमारे खान पान, हमारी चीज़ों को लेके भी तो हमें स्टीरियोटाइप करते हो ना कि अरे अब स्कूल में आप जाके टिफ़िन खोलो तो बोलेंगे आपके दोस्त, अरे ये तो मीट ही लाया होगा, इसके टिफ़िन में तो मीट होगा, इसके पास नहीं बैठना है, या देखो ये गंदे कपड़े पहन के आया है। तो बहुत बार तो आप स्टीरियोटाइप कर देते हो ना दोस्ती को। तो घरों से क्या सिखाते हैं आपको कि इसके साथ खेलना है, इसके साथ नहीं खेलना है, इससे बात करनी है, इसके डब्बे से खाना नहीं खाना है, इससे बात करनी है कि नहीं करनी है। तो जो स्पर्श है, टच, जब आप एक इंसान को टच करते हैं तो आपका शरीर उस स्पर्श को महसूस करता है और आप आत्मीयता के साथ उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये स्पर्श को ही रोक देते हैं। फिर दूसरा क्या है कि आप जबान से चखेंगे तो आपकी जो इनको क्या बोलते हैं, इंद्रिय बोलते हैं ना, जो सेंसेस है, इनकी पूरी भाषा ऐसी है, वो ये जो सेंसेस हैं हमारी, आप जब कुछ चखेंगे तो आप उससे और ज़्यादा करीबियत से महसूस कर पाएंगे। तो पहला तो आपने टच को रोक दिया, दूसरा आपने जो टेस्ट, उसका सेंस था, उसको रोक दिया कि इसके डब्बे से नहीं खाना है या इसका दिया हुआ नहीं खाना है। तो आप अपने बच्चों की परवरिश ऐसे कर रहे हो कि वो भेदभाव करना सीख जाएं। तो भारत के घर जो है वो ट्रेनिंग सेंटर हैं जातिवाद के, घरों से ही सिखाते हैं किससे क्या करना है। तो हमें प्राइमरीली अपने मोहल्ले के बच्चों से ही हमारी दोस्तियाँ होती हैं। जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ पे सब लोग मिलते हैं, हमें भी मिले। मेरे बहुत अच्छे गाँव के दोस्त हैं, बहुत जो कॉलेज के दोस्त हैं वो बहुत अच्छे हैं। और उसमें हम जाति देख के नहीं चुनते हैं भाई, आप जाति देख के पूछते हो ना, क्योंकि आप पूछते हो सुमित पूरा नाम बताओ,
क्या नाम है तुम्हारा, पूरा नाम सुमित का बताओ, आगे क्या लगाते हो? अरे आगे क्या लगाते हैं भाई, कोई मतलब क्या है ये, क्या होता है आगे लगाना है, पूरा नाम बताओ। तो तुम जानना चाहते हो ना, तो बहुत बार ऐसा होता है। IMC में मैं आपको बताऊं, मैं एक लड़का झा था, एक दुबे था, हम जब शुरुआत में गए तो रूम ढूंढने के लिए हम लोगों ने बातचीत की कि मिलके ले लेते हैं कोई फ्लैट। अब मैं उनको बताया, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस था कॉलेज में ऐसा कि मैंने घर लिया अपने एक ब्राह्मण मित्र के साथ में, और फिर उसके पिता ने आके जो है ये उसकी माँ और पिता ने आके पूछा कि तुम्हारी क्या जाति है। जब मैंने बताया तो उन्होंने कुछ अपशब्द कहे, उसके बाद मुझे वो इमरजेंसी में रात में वो घर खाली करना पड़ा। तो मैं वो अनुभव से गुजर चुका था, तो मैंने उनको उन लड़कों को बताया कि देखो भाई, मैं तो चमार हूँ जाति से, और मेरे साथ अगर रहोगे तो फिर ढंग से रहना, मतलब मैं ये नहीं चाहता कि कोई मुझे बाद में जाति सूचक या इस तरह की बातें बोला है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने मिलके जो है एक फ्लैट कटवरिया सराय में देखा दिल्ली में। अब बात करके आ गए कि हाँ ठीक है, कल आएंगे, कल लोग करके चले जाएंगे, आपको पैसा दे देंगे। अब उसके बाद उन लोगों ने कल अलग से जाके, दोनों लड़कों ने अलग से फ्लैट ले लिया, आपको छोड़ के, मुझे छोड़ के। मुझे बताया नहीं, 1-2 दिन तक मैं घूम रहा हूँ, क्या रे फ्लैट का क्या रहा। बाद में मुझे पता चला कि वो तो शिफ्ट भी हो गए हैं। तो ये आपने जाति नहीं देखी तो और क्या देखा, क्योंकि मैं रेंट देने के लिए तैयार था, आपको 1-2 महीने का जो भी सिक्योरिटी एडवांस देना था वो सब देने के लिए तैयार था। तो आपने मेरी जाति तो देखी होगी, और क्या देखा आपने मेरा। तो वो अनुभव ऐसे हैं कि आप जाति देखते हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं ये मानता हूँ कि मित्रता एक ऐसी चीज है जिसमें आप अगर यकीन करते हो, आप मित्र को, अपने दोस्त को उसके सुख दुख में साथ देते हो, उसके जीवन को करीबियत से महसूस करते हो, तब आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो। और आपके जीवन में जो भी स्टीरियोटाइप चीज़ें हैं, चाहे वो जाति को लेके हो, धर्म को लेके हो, भाषा को लेके, खान पान को लेके हो, जो इस तरह की खराब चीज़ें आपके दिमाग में भरी होती हैं, तो वो दोस्ती जब आप करते हो तो धीरे धीरे वो छट जाती है ना। जैसे आपको मान लिया कि मुसलमान खराब होते हैं, ऐसे बोल देते अरे मुसलमान तो अच्छे आदमी नहीं होते। मैं पूछता हूँ, आपका दोस्त है कोई मुसलमान? आप कभी किसी मुसलमान के घर गए हैं? आप कभी किसी मुसलमान के साथ बैठे? आपने कभी किसी मसले पे बात की? आपने किया नहीं, आपकी जिंदगी में कोई है नहीं आपका दोस्त वैसा, लेकिन आप एक स्टीरियोटाइप अपना दिमाग में बना लेते हो कि ये लोग तो ऐसे होते हैं, सुनी सुनाई बातों पे। तो जब मित्रता होगी, अच्छे से लोग मिलेंगे जुलेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि उनमें भी बदलाव आता है। मैं ये नहीं कह रहा ना कि हम सवर्ण विरोधी नहीं हैं, या मैं ब्राह्मण विरोधी नहीं हूँ। मैं ब्राह्मणवाद का, जो ऐसी मानसिकता है जो एक इंसान को छोटा और खुद को बड़ा मानती है, हम उस मनुवादी ब्राह्मणवादी सोच के खिलाफ हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में क्या ब्राह्मण लोग नहीं आए? उनकी दूसरी पत्नी तो ब्राह्मण थी, सविता अम्बेडकर, जो माई सविता है, माई साहेब, वो तो ब्राह्मण थी। तो ब्राह्मण से उन्होंने नफरत थोड़ा ही की, या उन्होंने जब संविधान लिखा तो ब्राह्मणों को कोई अधिकार नहीं दिया, ऐसा तो नहीं किया, सबको अधिकार दिए। उनके जो टीम थी, बाबा साहब की कोर टीम थी, उसमें कई लोग ब्राह्मण थे। मनुस्मृति जलाने वाले व्यक्ति वो जो है वो ब्राह्मण थे, बाबा साहब के साथ जिन्होंने जलाया। तो अगर आप समानता में यकीन रखते हो, अगर आप न्याय में यकीन रखते हो, तो आप ऐसी क्रूर व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन सकते। अब आप देखो कि मैं जर्नलिज्म में जब रहा है, या मैंने जहाँ पे नौकरियाँ की, ABP न्यूज़ में, जी न्यूज़ में, न्यूज़ नेशन इंडिया न्यूज़ में, वहाँ मैं कभी किसी दलित आदमी से मिला ही नहीं, क्योंकि कोई दलित जर्नलिस्ट था ही नहीं मेरे अलावा। मैं सिंगल दलित जर्नलिस्ट था, कोई होगा तो बेचारा छुप के रह रहा होगा। तो मेरे सारे दोस्ती सवर्ण बने। मैंने जहाँ से जर्नलिज्म की पढ़ाई की, वहाँ मुझे एक आध का बाद में पता चला कि वो दलित है, लेकिन वहाँ उस समय पे जितने दोस्त बने वो सारे सवर्ण ही बने। तो आप मीडिया में अगर मेरे दोस्तों को देखोगे तो सारे मेरे सवर्ण ही मित्र हैं, जो भी मीडिया में जो काम करते हैं। अब उसमें से कई लोगों ने मुझे हमेशा अच्छा रास्ता दिखाया है, हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, उन्होंने मुझे इंकरेज किया है। मैं इस बात को नहीं बोलूँगा कि वो सारे ही खराब हैं। बहुत खराब लोग मिलेंगे आपको, जातिवादी घटिया लोग मिलेंगे, जो हमने अनुभव किया है मीडिया में, लेकिन उसमें कुछ अच्छे दोस्त भी मिले हमारे। और वो मित्रता जो है, मैं उसको मानता हूँ कि वो अगर सामने वाले व्यक्ति को समझ में आएगी तो वो मेरी पीड़ा को भी समझेगा। अब जैसे अगर आप किसी महिला से मित्रता ना करें, आपकी कोई महिला दोस्त ना हो, तो एक महिला के तौर पे उससे किस तरह के चैलेंजेस आते हैं वो शायद आप नहीं समझ पाओगे। आप जेंडर सेंसिटाइज नहीं होगे, आपको कई चीज़ों की, पैट्रियार्की और बाकी चीज़ों की समझ नहीं आएगी, आपको मेल प्रिविलेज को शायद समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आपके ग्रुप में आप कोई लड़की होगी या कोई आपकी दोस्त होगी तो आप उसको समझ सकते हैं। तो जब इनकी
ऐसी मित्रता हो कि सवर्णों के जो बच्चे हैं वो दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ में, बच्चों के साथ में मित्रता करेंगे तो वो भी उनकी पीड़ा को समझेंगे। लेकिन इसमें ये है कि हो जाता है उल्टा कई बार, क्योंकि ये लोग कोटा शेमिंग करते हैं कि तुम तो डिजर्व ही नहीं करते यहाँ आना, तो क्योंकि घरों की ट्रेनिंग ऐसी है तो लोग पीड़ा को समझने की बजाय कई बार उसका मखौल उड़ाते हैं या उसको कोटा शेमिंग करते हैं। आईएमसी में तो मेरा एक ओबीसी दोस्त था जो रिजर्वेशन से एडमिशन लेके आया था, वो मुझे कोटा शेमिंग करता था वो सवर्णों के साथ में मिलके कि अरे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैंने कहा आप भाई तो खुद ही तो आया है ओबीसी रिजर्वेशन से। तो कई बार ये चीज़ें आपके यार दोस्तों के पास होती हैं, लेकिन उसमें भी कई अच्छे दोस्त हैं। उसका क्या जवाब था? उसको ये अपने आप को एक्सेप्ट करने में कि मैं ओबीसी हूँ और मैंने कोटा लिया है, यही उसको लेके अनकंफर्टेबल था। उसको चाहिए तो क्योंकि एडमिशन है, लेकिन ये कोटा इज अ लेबल ना कि तुम्हें मेरिट नहीं आती है, तुमको इस तरह से वो लेबल कर देते हैं। तो कई बार वो अपने आप को वो एक्सेप्ट ही नहीं कराना चाहते, आइडेंटिफाई ही नहीं करना चाहते खुद को एज अ शूद्रा, एज एन ओबीसी और एज ए बहुजन। तो लेकिन चुपचाप बहुत बार होता है, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है। तो उनको इस चीज़ से समझ में आना चाहिए और सामाजिक न्याय को समझना चाहिए। अभी वो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, वो उसको ये चीज़ समझ में आई जब वो जॉब में गया, तो उसको भी पता चला कि बीइंग एन ओबीसी उसको कैसे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, उसको कैसे प्रमोशंस रोके गए, उसको कैसे जॉब से निकाल दिया गया। तो उसको वो चीज़ें समझ में आई। तो वो धीरे धीरे आपको समझ में आता ही है, क्योंकि ये व्यवस्था ऐसे ही काम करती है। और इस पूरी व्यवस्था में अगर मित्रता के साथ में आप रहें तो अगर आप सेंसिटिव होंगे तो मुझे लगता है कि उससे आपको अच्छे लोग मिलेंगे। मेरे बहुत अच्छे मित्र दोस्त हैं। मेरा जो कॉलेज का जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, जो वो तो भूमिहार है, ऐश्वर्या वो तो भूमिहार है, जो मेरा आईएमसी में सबसे अच्छा मेरा दोस्त रहा, मेरा रूममेट रहा है। इसके अलावा भावना तिवारी एबीपी में थी, त्रिनाथ त्रिपाठी, ये सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं। नील द्विवेदी, सौम्या तिवारी, ये सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये सब जो है ये सारे सवर्ण हैं। तो मुझे जितने भी जर्नलिस्ट दोस्त मेरे बने उस समय वो सारे सवर्ण ही थे, क्योंकि आपका सवर्णों का ही भरा हुआ है ना मीडिया, हमारे लोग तो है नहीं उधर। तो मैंने आपसे ये दोस्ती इसलिए नहीं करी कि भैया आपको मैं दोस्त मानने से इनकार कर दूं क्योंकि आप सवर्ण हो। अगर आप दोस्त बन के और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करोगे तो मैं नहीं सुनूंगा, फिर मैं आपको दोस्त नहीं मानूंगा। क्योंकि देखिए एबीपी में शिखा ठाकुर हमारी दोस्त थी, एक बार उनके घर पे पार्टी थी। मैं, अजरा और मेरी दोस्त भावना तिवारी जो हम गए हुए थे। अब वहाँ पे वो रात में अपना पार्टी कर रहे थे, बैठ के खाना खा रहे हैं। तो वो बोलती है, देख मैं ठाकुर हूँ, तू तो दलित है, लेकिन मैं तुझे अपने घर में बिठा के खाना खिला रही हूँ। अब ये हुआ मेरे साथ। वो जर्नलिस्ट है वो लड़की, शिखा भी कहीं शायद एंकर वैंकर करती है किसी चैनल में। तो वो सारे दोस्त वहाँ पे मौजूद थे, उसमें से भावना ने उसको विरोध किया और हम फिर भावना हमारे साथ ही निकल के आ गई। अब भावना तो ब्राह्मण है। और ये मतलब मजाक था या फिर नहीं, किस तरीके से? आप अगर मजाक भी कर रहे हो तो आपने किसी और को क्यों नहीं बोला कि तू ब्राह्मण है और मैं तेरे को बिठा के खाना खिला रही हूँ? तो किसी बनिया को तुमने क्यों नहीं बोला? उसमें तो सारी जाति के लोग थे, उसको तुमने किसी को क्यों नहीं बोला कि अरे तू तो भूमिहार है, तू तो ये है, लेकिन मैं तेरे को खाना खिला रही हूँ? तो आप अगर मुझे क्रांतिकारी है ना एक दलित को अपने घर में अब खाना खिलाना ही, साला हमारे पैसे का खाना खा जाओ। हमारे उसमें तो हमने पार्टी के पैसे दिए हुए थे यार, वो कलेक्टिव पार्टी थी। उसके घर में ये भी नहीं था कि कोई उसने डिनर रखा हुआ है, हम सब ने कंट्रीब्यूशन दिया हुआ था, हमारे ही पैसे का खाना था। उसमें भी एहसास करा दिया। ये जो है ना एक मैसेज है, देखिए कि हमारा ही, हमें जो जताते हैं ना ये हमें ही लेके, हमसे ही लेके और हमारे ऊपर जैसे कोई एहसान कर रहा है। एहसान कर, अबे यार मतलब तुम ये देखो, एक इंसान अगर दूसरे इंसान के साथ खाना खा ले तो क्या वो सर्टिफिकेट है तुम्हारे अच्छे होने का? तुम मेरे साथ खाना खा के, और एक बार याद है जी न्यूज़ की हमारी एक लड़की थी, ऐसी बर्थडे पार्टी में थे, वो खाना खाते हुए रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे थे, तो मैंने पार्टी दी थी। तो कह रही अरे देखो भाई हम तो नहीं मानते ये, और हम तो देखो आपके साथ तो खाना खाते ही हैं बैठ के। तो मैं बोला तू पहले तो ये खाना नीचे रख, मेरे पैसे का खाना खा रही है तू, मैंने पार्टी दी है और तू मेरे ऊपर एहसान करेगी कि तू मेरे साथ खाना खा रही है। मैंने कहा तुम, अगर मैंने उसको ये बात बोली थी कि देखो जैसे तुम्हारे लोगों ने हमारे लोगों के साथ किया, तुम्हारे पुरखों ने जैसा नाइंसाफी, क्रूरता, अन्याय, अत्याचार, शोषण की अंतहीन दास्तां, मतलब अगर आप कितना बुरा सोच सकते हो उससे भी आगे का बुरा आपने हमारे लोगों के साथ किया। मैंने कहा ऐसा देखते ही तो हमें फिर तुमको थप्पड़ मारना चाहिए।
कि तुम इतने घटिया लोग हो, तुमने हमारे साथ इतिहास में इतना घटिया काम किया, तुम्हें देखते ही थप्पड़ मारने चाहिए, लेकिन हम तुमको नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारे साथ समानता का व्यवहार करते हैं, तुम्हारे साथ बैठ के खा रहे हैं, तो क्यों ना मैं फोटो खींच के डालूं तेरे साथ में और ये बताऊं कि देखो इसके बाप दादा ने मेरे साथ क्या किया था, मेरे बाप दादा के साथ में, लेकिन मैं महान आदमी हूं, मैं इसको अपने साथ बिठा के खाना खिला रहा हूँ। बिल्कुल, ये भी तो नैरेटिव हो सकता है। हम तो कह सकते हैं ना कि तुम जैसे कि हम नफरत खराब लोगों को नहीं, प्यार हम को मानने मोहब्बत को मानने वाले लोग हैं भाई, हम आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, है ना। अब लोग चले जाते हैं दलित मोहल्लों में वो सिखाने इलेक्शन के दौरान, हाँ इलेक्शन के दौरान चले जाएंगे ये दिखाने की अरे जाति नहीं, अरे भाई जो बीमार है उसको इंजेक्शन लगाओ ना, सवर्णों के मोहल्ले में जाओ, उनको इंजेक्शन लगाओ, उनको बताओ कि जाति बीमारी है और तुम बीमार हो। हम जाति मानते ही नहीं, हम जाति में यकीन ही नहीं करते। को खत्म करने का बीड़ा जो है वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर नहीं है, आपके ऊपर है भाई। आपने जो बीमारी बनाई, आप कोई कह दे कि यार मेरे को कैंसर है और बड़ा खुश हो, पार्टी करे, मजे करे, उसको शोकेस करे, अरे भाई तो बीमार है, तू मरने वाला है तो क्या से बातें कर रहे हैं, तू बीमारी पे कोई गर्व करता है क्या। तो बाबा साहब ने बोला ना, कास्ट इज अ डिजीज, उन्होंने बोला ये बात कि जो हिंदू समाज है वो एक बीमार समाज है जिसमें जाति की बीमारी है। तो अगर आप अपने आप को किसी बीमारी से ग्रसित होने पे महान मानते हो तो मान लो भाई, हम तो नहीं मानते, हम तो बीमारी का इलाज करने वाले हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक डॉक्टर थे, वो एक बीमार समाज का इलाज कर रहे थे और दवाई के तौर पे उन्होंने भारत का संविधान बनाया। तो दवाई टाइम से लो, लापरवाही मत करो, परहेज करो और आप ठीक हो जाओगे, हिम्मत रखो। सुमित, आपके साथ बताना ये हुआ है क्योंकि मेरे साथ काफी बार हुआ है, जब आप कई सारे कुछ गेट टुगेदर्स में जाते हो, वहाँ पे अलग अलग लोग आते हैं, कुछ मीटिंग्स में लोग आते हैं, जब आप बताते हो कि आप इस तरीके का काम करते हो, तो उसमें से कुछ प्रोग्रेसिव लोग बहुत ही मतलब एम्पैथी रखने वाले हैं आपके लिए, और वो सुन के खुश हो जाएंगे कि अरे वाह आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मतलब वो ये तो बहुत ही मतलब एक क्रांतिकारी काम है, बहुत रेवोल्यूशनरी काम कर रहे हो आप, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन फिर वो सवर्ण लोग आपसे पूछते हैं कि क्या मतलब आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि क्या होता है, कैसे होता है और क्या हालत है। तो आप मतलब वो आपसे चाहते हैं सुनना कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप पर क्या बीत रही है, कि मुझे तो ये पता ही नहीं था, अभी भी ऐसा होता है। आप अपने घर जाइए, अपने चाचा ताऊ, अपने माँ बाप, अपने घर वालों से पूछिए कि आप क्या करते हो, क्या करते, हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद है। भी करते होंगे यार। हाँ, तो ऐसे लोग मिलते हैं क्या कि जो, देखो हमारे बहुत ही प्यारे साथी हैं पारनजीत, जिन्होंने एक अपना उनकी नीलम फिल्म्स और उनकी टीम ने मिलके डिस्क्रीट चार्म ऑफ सवर्णा एक फिल्म बनाई है। तो जो दर्शक हैं वो कभी यूट्यूब पे जाके देखें। तो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट चार्म ऑफ सवर्णास। दे फील सो सैडिस्ट प्लेजर है ये, इसको मतलब एक टर्म अगर हम दे तो दिस इज सैडिस्ट प्लेजर, जिसमें आप किसी व्यक्ति को पीड़ा में देख के खुश होते हो कि अरे बाप रे कितना परेशान है, हाँ बेचारे के पास में कपड़ा नहीं है तन ढकने को, पेट भरने को रोटी नहीं है, कितना गरीब है। तो कभी कभी आप उस पीड़ा को देख के आनंदित महसूस करते हो, क्योंकि आप बड़े तब हो जब सामने वाला छोटा है। अगर मैं तेरे बराबर हूँ तो तेरे में मेरे में फर्क क्या है। तो तू अगर मेरे को महान बनाना चाहता है या मैं अपने आप को महान दिखाना चाहता हूँ तो तुझे तो नीचे होना पड़ेगा, तभी मैं ऊपर हो पाऊंगा ना। तो ये इनकी एक तरीके की, मतलब मैं बहुत ऐसे पार्टीज में जब जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, तो ओ माय गॉड सीरियसली हाउ कैन दे डू इट ब्रो, दिस इज सो सैड, वी आर लिविंग इन 21st century bro. Thank you for doing this work. Seriously, are you serious bro? Huge respect for you. Bro, मतलब तुम कहाँ हो इस देश में रहते हुए जहाँ 5,000 से ज्यादा दलितों की हर साल हत्याएं कर दी जाती हैं, 60,000 से ज्यादा दलितों के साथ उत्पीड़न होते हैं, जहाँ 10 महिलाओं के साथ रोजाना रेप होते हैं, जहाँ रोहित वेमुला जैसे, पायल तड़वी जैसे बच्चे हमारे सुसाइड कर लेते हैं। आपको पता ही नहीं जाती कहाँ है, आपको एहसास ही नहीं है। इस देश में, हमारे भारत देश में अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि उसको नहीं पता जाति क्या होती है, तो मैं लिखकर एफिडेविट पे दावे के साथ बोलता हूँ कि वो 100% सवर्ण होगा, वो दलित हो ही नहीं सकता। क्योंकि किसी दलित को
ये एहसास पैदा होने के कुछ वक्त बाद ही हो जाता है कि तुम क्या हो, तुम्हें बता दिया जाता है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप कास्ट प्रिविलेज के साथ में हो, आप अपनी प्रिविलेज को एंजॉय कर रहे हो, हमें तो बता देते हैं, आप अपने बबल में हो, आप अपनी दुनिया में रह रहे हो, आप हमको तो बता देते हो ये हो तुम, हमारे मोहल्ले अलग हैं, हमारे गांव की सिचुएशंस अलग हैं, हम घर लेने जाएं तो हमको घर नहीं देते आप रेंट पे, एडमिशन ले तो वहाँ पे हमको डिनाई कर दिया जाता है, GNU जैसी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू में हमारे 3-3 4-4 नंबर दिए जाते हैं जबकि हम रिटर्न में टॉप करते हैं। तो ये हमको तो आप बार बार बता रहे हो कि आप कौन हो। तो अगर आपको नहीं पता ना तो आप मतलब वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बारे में एक बात बोली थी कि ये जो इस तरह के बोलते हैं ना कि उनको जाति की व्यवस्था का नहीं पता, तो कहते हैं या तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा चतुर है या वो पागल है, या तो आप मूर्ख हो कि हाँ आपको नहीं मालूम कुछ भी, या आप बहुत ज्यादा चतुर हो जो बहुत ही आप कन्वीनियंट तरीके से आपको जहाँ पे अपने आप को दिखाना होता है आप दिखा लेते हो, आप उसका फायदा ले लेते हो, आपको कास्ट प्रिविलेज मिल जाएगा, आपको तमाम चीजें के फायदे हो जाएंगे और आपको मतलब पक्ष भी तुम, विपक्ष भी तुम और न्यूट्रल तो तुम जन्मजात हो, हैं मतलब ये कितनी बड़ी बात है ना। मतलब आप हर तरफ आप ही घूम रहे हो यार, और फिर कहते हो इग्नोरेंस, मतलब कि अरे ऐसा होता है क्या, तुम मेरे साथ चलो दिखाएंगे वाले भी तुम मसीहा। इनमें जो मतलब एक कॉम्प्लेक्स है ना, मसीहा कॉम्प्लेक्स है इनमें, सेवियर कॉम्प्लेक्स जिसको हम कहते हैं ना, जैसे यूएस में ब्लैक्स के जो भी आंदोलन चले तो वाइट लोग आके उसको कई बार एक्सप्लेन करते थे, तो वो बोलते थे कि दिस इज कॉल्ड वाइट एक्सप्लेनेशन, तुम इसको वाइट एक्सप्लेन कर रहे हो कि जब तक तुम उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे तो वो जस्टिफाइड ही नहीं होगा, वो ऑथोराइज्ड ही नहीं होगा। तो इनको भी ऐसा लगता है कि जब तक हम सवर्णा किसी चीज़ को एंडोर्स ना करें या हम उसको जो है थोड़ा बताएं ना, तब तक वो कैसे अच्छा हो सकता है। मतलब नहीं यार, तुम तो मतलब तुम में कहाँ वो चीज़ होगी कि तुम बता सको कि तुमको क्या दिक्कत है। हम बताएंगे, हमारे पास शब्दकोश है, हमारे पास अच्छी वोकेबलरी है, हम शशि थरूर स्टाइल की अंग्रेजी में तुमको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ पिटी सिचुएशन यू गाइस आर गोइंग थ्रू, यू शुड नो द वैल्यू ऑफ योर वोट ब्रो। ओह माय गुडनेस ब्रो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम बताओगे हमको, तुम मेरी कहानी को मुझसे बेहतर बता दोगे क्या? I can tell my story better than you because you have an alien perspective of being a Dalit. I myself, a person who is going through the shitty things, तुमको मालूम ही नहीं चलेगा। तुम बोल देते हो अरे कैसा भंगी जैसा बन के आ गया है। तुम जब भंगी, तुमको उसका वर्ड ही नहीं पता। ABP न्यूज़ में ऐसे किसी लड़की ने बोला ऐसे, तो मैंने उस पर आपत्ति की, तो एक श्रीवास्तवा हमारी एक सीनियर थी, वो बोलती है भंगी कोई गाली होती है क्या? हम तो घर में ऐसे ही बोलते रहते हैं सब आपस में, ये कोई गाली होती है क्या? तो तुमको जब किसी चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं है, तुम अपने उस इको चैम्बर में जी रहे हो, तो आप इग्नोरेंट हो कुछ चीज़ों को, इग्नोरेंट हो, कास्ट को लेके जो तुम्हें नॉर्मल लगता है उससे किसी की मौत हो जा रही है, किसी का जो है जिंदगी बर्बाद हो जा रही है, मेंटल ट्रॉमास हैं, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, समझते ही नहीं कि भाई वो किसी को कितनी बड़ी हानि पहुंचा सकता है। हमारे देश में सुमित, समाज को जो समझने की जो बातें हैं ना, सोसाइटी के बारे में जो बातें हैं ना, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी कम है। या ये सिर्फ सोसाइटी में भी, जब सोसाइटी की बात करते हैं हम सोशियोलॉजी में अगर उसको देखें तो सिर्फ सोसाइटी में ये मानते हैं कि सोसाइटी में सिर्फ हम ही हैं, चंद लोगों से ही सारी सोसाइटी है, और सारी जो बातें हैं, सारी जो कॉन्वर्सेशन है, जो मुद्दे हैं, वो अपने ही इर्द गिर्द घूमते हैं। इनको जो मासेस हैं इस देश के, जो मेहनतकश लोग हैं, वो पता नहीं क्यों नज़रअंदाज कर देते हैं, दिखते नहीं हैं। साहिल, ये आप पूरी दुनिया में आप जाओगे ना, है ना, आप देखोगे कि पूरी दुनिया में जो व्यक्ति लेबर का काम करता है, यानी मेहनतकश है, वो मेहनत कर रहा है, उसको सबसे ज़्यादा इज्जत दी जाती है। आप यूएस में जाएंगे, जो मैनुअल जॉब्स करने वाले लोग हैं, उनको बराबर का वेतन मिलेगा, उनको बराबर की सुविधाएं मिलेंगी, उनके काम को छोटा नहीं माना जाएगा कि वो छोटा काम कर रहे हैं। ये भारत एक ऐसा देश है, आप देखेंगे कि जिसमें जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है उसको सबसे ज़्यादा खराब बोलते हैं। अब देखिए, जो व्यक्ति आप सुबह सुबह आपके घर में आके जो आपने कूड़ा फेंक दिया होता है या किसी थैली में डाल के रख दिया जाता है, वो उठा के लेके जाता है, तो आप उसको क्या बोलते हो? कूड़े वाला।
अरे कूड़े वाले तुम हो गधे, तुम हो कूड़े वाले, तुम कूड़ा फेंक रहे हो, वो सफाई कर्मी है, वो स्वच्छकार है, वो तुम्हारी गंदगी को लेके जा रहा है। तो हम इस देश में ऐसी मानसिकता के साथ लोग यहाँ रहते हैं हमारे देश में कि जो व्यक्ति मेहनत करेगा उसको इडियट बोलते हैं ये लोग। आप देखिए ऑफिस में भी कोई आपका होगा ना जो बहुत मेहनत कर रहा होगा, ईमानदारी से बोलेंगे अरे बेवकूफ़ है, इसको स्मार्ट वर्क नहीं आता, है ना, गधे बैल की तरह काम करता रहता है। तो ये इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं कि जो बहुजन समाज जिसने इस देश को अपने खून से सींचा है, अब पथरीली ज़मीन को समतल करके उस पर फसलें उगा दी। किसने उगाई भाई? बैल को जो है, ताकतवर बैल को उन्होंने उसकी नकेल कस के उसको इस्तेमाल कर दिया। किसने कर दिया भाई? किसी जानवर की चमड़ी छील के ढोल ढपली बनाए जा सकते हैं, किसी को आइडिया था क्या? उससे साउंड वाद्य यंत्र बन सकते हैं, किसी को आइडिया था क्या? किसी भी कला को आप देखेंगे, संगीत को आप देखेंगे, किन्होंने बनाई? हमारे लोगों ने बनाई। लेकिन उनको क्रेडिट नहीं, उनकी मेहनत को खा गए सारे के सारे और अपना जो है वो ठप्पा लगा दो। तो इनकी मनुवादी मानसिकता यही तो है कि हमको मालूम है यार, हम डिजर्व करते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस मानसिकता के बारे में कहते हैं कि कास्ट इज नथिंग बट अ स्टेट ऑफ माइंड। आपकी जो जातिवादी लोग हैं, बाबा साहब इस बारे में कहते हैं कि इनको ये लगता है कि ये तो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, क्योंकि इनके धर्म में ही ये लिखा हुआ है ना कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। अब आप ऋग्वेद का पुरुषोक्ता पढ़ें तो मुखश्च जाए तो ब्राह्मणों बाहुर्नामा क्षत्रिया, तो मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए। गीता के श्लोक पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, तो इनमें जो जाति व्यवस्थाओं का जिक्र है तो लोगों को लगता है कि ये तो भगवान ने बनाया है ना। ये जो ग्रंथ है, ये जो किताबें हैं, ये उसको लेजिटिमेट कर देती है ना, लेजिटिमेट करती हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब नॉर्मलाइज हो जाती है। इनको लगता है कि ये तो भगवान का आदेश है, हम जो है वो शासन करने के लिए पैदा हुए हैं, बाकी जो लोग हैं वो शासन करवाने के लिए कि वो हमारे अधीन रहें, वो सेवा करें। तो ये तो कहते हैं कि आपका धर्म है ये काम करना ना, इसमें कुछ भी गलत नहीं। और फिर हिंदुइज्म की जो मानसिकता है कि गुलामी को कहाँ डाल देते हैं, दिमाग में डाल देते हैं। कैसे डाल देते हैं? जो ज्योतिबा फुले जिसको गुलामगिरी कहते हैं, कि भारत में आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति गरीब होता है या कोई लाचार होगा, कोई उस व्यवस्था का हिस्सा, बुरी व्यवस्था का हिस्सा होगा, तो कभी कोई उस पर सवाल नहीं उठाएगा कि देश में जो सत्ता को चलाने वाले लोग हैं या जो प्रशासन को चलाने वाले लोग हैं, जो नीति निर्माण करने वाले लोग हैं, ये उनकी गलती है, ये उनकी कमी है। कोई इस पे सवाल नहीं उठाता, बोल देंगे इसने पिछले जन्म में खराब कर्म करे होंगे या उसको कर्म का फल मिल रहा है, भुगत रहा है अभी देखो इस जीवन में, है ना। तो इन्होंने ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया ना हमारे लोगों के कि अरे तुम शूद्र के रूप में, दलित के रूप में पैदा हुए क्योंकि तुमने पिछले जन्म में जो है वो गलत काम किए थे। तो अब देखो सतगुरु रविदास महाराज, जात जात में जात है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब लग जात ना जात। वो कहते हैं कि जब तक जाति व्यवस्था नहीं टूटेगी तब तक एक इंसान दूसरे इंसान से नहीं जुड़ सकता। और उनके बारे में कहानी बना देते हैं, कबीरदास के बारे में कहानी बना देते हैं कि भाई ब्राह्मणी के उससे जो है वो पुत्र थे, एक दलित महिला के पास आ गए तो दूध पीने से मना कर दिया कि नहीं हम तुम्हारा, मतलब वो स्तनपान नहीं कर रहे थे। कैसी कैसी इन्होंने कहानियां जोड़ के कि अरे पुराने कर्मों की वजह से उधर आ गए। हमारे महापुरुषों, हमारे गुरुओं, संतों ने, माँ महिलाओं ने इतनी मेहनत करी देश को संवारने में। अब आज सारी जो ये कॉलेज जा रही हैं लड़कियां, सवर्णों की, दलितों के तो अभी भी बच्चे कम जा रहे हैं, सारी लड़कियां जो है अभी चैंपियनशिप जीता ना हमारा इंडिया जो है, वर्ल्ड कप जीत लिया विमेन टीम ने। तो वो सावित्री माई ने जो उस समय मेहनत नहीं करी होती तो आप जीत जाते क्या? मनुस्मृति तो आपको सती बनाने की तरफ थी कि सती प्रथा, रूप कवर का केस हुआ ना 80s में, सती प्रथा को रिवाइव करो, जला दो साथ में। तो अगर संविधान में बाबा साहब ने अधिकार नहीं दिया होता बच्चों को पढ़ने का, समानता का, स्वतंत्रता का, इक्वल वोटिंग राइट का, आपको मैटरनिटी लीव का, आपको जो है पेड मैटरनिटी लीव मिले, मेंस्ट्रुअल लीव मिले, आपको दिवाली पे बोनस मिले, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो आप बच्चियों आज तुम क्या कर लेती? सुमित, ये तो रही सवर्णों की बात। सवर्ण जो है वो वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन क्या दलित जो जातियां हैं वो आपस में वैल्यू करते हैं? या इंसान को इंसान समझने की जो बात है, जो मानवता की हम बात करते हैं, क्या वो, उस पर आपका क्या कहना है? देखो, भारत में जो जाति व्यवस्था है
आप देखिए दुनिया में जितने भी गुलामी की व्यवस्थाएं थी, दास प्रथा हो, इंसानों की खरीद फरोख्त हो, स्लेवरी, जो भी इस तरह की व्यवस्थाएं थी वो सब खत्म हो गए। इकलौता भारत का जो जात पात है, जो जाति व्यवस्था है, वो सिस्टम अभी तक खत्म नहीं हुआ इतने हजार साल में मानव सभ्यता की। तो ये बहुत ही जटिल और बहुत ही कहें कि गुथा हुआ व्यवस्था है, जिसमें से निकलना, इस मकड़ जाल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत की जाति व्यवस्था की जो सबसे बड़ी ताकत इसकी बनी हुई है कि ये खत्म नहीं हो रहा, कि हर छोटी जाति के नीचे एक और छोटी जाति है। हर एक जाति के नीचे आप देखोगे एक वो जात ढूंढ लेते हैं, शातिरता से बनाया हुआ। मतलब सोचो आप कितना दिमाग इन लोगों ने लगाया होगा कि कैसे ये पूरा मकड़ जाल बना के कि इसमें कैसे लोग सदियों तक फंसे रहे हैं, मतलब अपने आप को ही गिल्टी माने, अपने आप को ही कोसे, कितनी बुरी व्यवस्थाएं रही होंगी। तो ये इन्होंने इस तरह से बनाया है कि अब ब्राह्मणों में देखो, आपको ये तो ब्राह्मण बोलेगा कि मैं बड़ा हूँ, उससे छोटा वो है, उसको वो ब्राह्मण नहीं मानते, वो या जो सरयू पारी ब्राह्मण है वो उसको नहीं मानेंगे, जो चित पावन ब्राह्मण है वो उसको नहीं मानेंगे, गौड़ सारस्वत ब्राह्मण अपने आप को अलग मानते हैं। तो ये इनमें आप देखेंगे तो काफ़ी भिन्नताएं हैं। और हर जाति, मतलब जैसे भूमियार हैं, वो अपने आप को ब्राह्मण की तरह मानते हैं, लेकिन ब्राह्मण उनको ब्राह्मण नहीं मानते, उनके साथ वो रोटी बेटी का संबंध नहीं करते, है ना। जो कायस्थ हैं, जो कायस्थों को ये लोग सवर्ण ही नहीं मानते। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बार फैसला आया था कि कायस्थ तो शूद्र हैं अंग्रेज़ों के ज़माने में, लेकिन वो अपने आप को सवर्ण नहीं मानते हैं, और लेकिन सवर्ण उनको उस तरह से जाति व्यवस्था में वो जगह नहीं देते हैं। तो वैसे ही आप देखोगे कि जो भारत में जो दलित जातियाँ हैं, उनके बीच में भी ये जहर बहुत बुरी तरह फैल गया है, क्योंकि जाति के नीचे जाति ढूंढ के लोगों ने डिवीजन कर दिया। अब जैसे चमार है, अब चमार एक ही जाति होनी चाहिए थी, लेकिन उसी में सब डिवीजन, सब कास्ट बने हुए हैं कि तुम चमार हो तो कौन से वाले चमार हो, चामड़ हो, जुलाहा हो, रविदासिया हो, कौन से रैगर हो, कौन से वाले तुम चमार हो। वैसे आप वाल्मीकि में देखोगे कि आप वाल्मीकि हो, भंगी हो, कंजर हो, डोम हो, लालबेगी हो, धानक हो। तो ये उसमें डिवीजन है ना। मतलब देखो इन्होंने कितना दिमाग लगाया कि जैसे ही एकजुट होंगे वैसे ही ये ताकत बन जाएगी। जैसे मान्यवर कांशीराम साहब ने सारी जातियों को जोड़ के, जो जातियों में बटा हुआ समाज था उसे जोड़ के बहुजन समाज बना दिया, तो हम सत्ता के शिखर तक पहुंच गए। तो इनको ये बात उस समय भी मालूम रही होगी जब इन्होंने जाति व्यवस्था को मजबूत किया कि इनको तोड़ो, जितना ज़्यादा डिवीजन उतना ज़्यादा गुलामी, उतनी ज़्यादा कमज़ोरी। तो एक जाति के नीचे एक जाति, उसके नीचे दूसरी जाति, उसके नीचे तीसरी जाति। जैसे गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि जात जात में जात है जो केतन के पात, यानी जैसे केले का पत्ता आप एक हटाओगे, उसके नीचे दूसरा पत्ता, फिर तीसरा पत्ता, फिर चौथा पत्ता, अंत में वो केला खत्म हो जाता है, लेकिन वो छोड़ता नहीं अपनी प्रवृत्ति को। तो वैसे ही जाति व्यवस्था है, इन्होंने आपस में ढूंढ लिया। और ये बहुत ही मतलब बुरी बात है कि जो जहर आपको गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, अब आप उसी जहर को पी रहे हो और अपने बच्चों को भी पिला रहे हो, आप अपने व्यवहार में भी उस जहर को लेके आ रहे हो। ये बहुत गलत बात है, इनको सुधरना चाहिए। जब हम बात करते हैं कि इंटॉलरेंस की बात हमने की, हाँ, कि सवर्णों में जो है इंटॉलरेंस है, वो दूसरों की जो व्यथा है या जो पीड़ा है वो उसको समझना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें विद इन जो शेड्यूल कास्ट जो भी जातियां हैं, जो एक ऊपर है, या अगर हम उदाहरण के तौर पे चमार और भंगी जातियों की बात करें, तो कई दफ़ा आज भी वो जो कास्ट सिस्टम या कास्टिज्म जो चला आ रहा है वो प्रैक्टिस होता है विद इन शेड्यूल कास्ट भी, या चमार जातियों की तरफ से शेड्यूल कास्ट में। तो उस पर आप क्या, मतलब उस पर क्या सोचते हैं? देखो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है साहिल ये, और इस सवाल का जवाब थोड़ा मतलब मुश्किल है। मैं कोशिश करूँगा कि इस सवाल का जवाब मैं दे पाऊँ। जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि हर जाति अपने नीचे एक जाति ढूंढती है, और जब वो उसको नीचा दिखाती है तो उसको सैडिस्ट प्लेजर होता है। वो अपने आप को महान मानती है या अपने आप को बड़ा मानती है कि सामने वाले कथित डोमिनेंट कास्ट ने आपको गाली दी तो आपको बुरा लगा।
लेकिन जब आपने अपने से नीचे वाले को गाली दी तो आपने लगा कि हाँ चलो मेरे भी नीचे कोई तो है, मैं सबसे नीचे नहीं हूँ। तो जो सबसे नीचे होने का जो एक एहसास है वो कोई भी जाति नहीं लेना चाहती। वो ये चाहती है कि भाई मेरे से भी नीचे कोई हो, है ना। अब चमार सोचेगा कि भंगी मेरे से नीचे है, भंगी सोचेगा कि चमार मेरे से नीचे है। अब चूंकि हम जिन परिवेश में पले बड़े हैं तो हमने इसको अनुभव किया है। चमार जाति भंगी या वाल्मीकि कम्युनिटी के साथ में डिस्क्रिमिनेट करती है। अगर कोई इस बात को नकारता है तो मैं उसको नहीं उससे सहमत नकारते होता। हैं इस बात को, ये गलत नहीं है, बिल्कुल गलत बात। और मैं ये मतलब इतना दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि इस पे कम से कम बहस हकीकत को होनी माने चाहिए। तो आप हकीकत को मानिए ना भाई। चमारों ने वाल्मीकि कम्युनिटी के साथ भेदभाव किया है, ये सच है, किया है, क्योंकि उनकी सामाजिक परिस्थितियां, उनके हालात आप जैसे शायद नहीं हैं, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। आप उसको नकार नहीं सकते। आप जैसे बोलते हो कि ब्राह्मणों ने या सवर्णों ने आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, वैसे चमारों के ऊपर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई आप उसको एक्सेप्ट करो, जिसको हम कहते हैं कि एक्सेप्टेबिलिटी। आप हिस्टोरिकल इनजस्टिस को एक्सेप्ट करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। आप जो अभी सुमित कह रहे थे कि जैसे कि मैं अगर ऊपर हूँ और मैं किसी को कुछ बोलता हूँ तो जो नीचे वाला है उसको सुन के बुरा लगता है उस चीज़ को, लेकिन जो सवर्ण हैं, जो अपने आप को ऊपर मानते हैं, उसको उस चीज़ की उसका महसूस वो इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि उसने वो चीज़ कभी महसूस नहीं की। लेकिन हाँ। जब हम ऐसी दलित जातियों की बात करते हैं जो ये सोचते हैं कि हमसे नीचे हाँ। कोई और है, हाँ। जब क्योंकि आप तो उसको महसूस कर कर सकते हो। ये उसको तो आपके ऊपर तो ये दारोमदार और ज्यादा होना चाहिए था कि आप एक दूसरे की ताकत बनते और एक दूसरे को आप इस तरह से नीचा नहीं दिखाते। लेकिन साहिल, जैसा आप कर रहे थे कि चमारों ने किया, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं इसमें ये भी जोड़ूंगा कि ये वाइस वर्सा है। ये सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ चमार करते हैं, ये भी गलत बात होगी। वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग भी इस तरह से जाति सूचक शब्दों का या जातिगत चमारों को अपने से नीचा दिखाने का, उसके लिए स्पेसिफिक टर्म है। क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, आप भी हरियाणा से हैं, तो हमारे यहाँ जिस तरह के वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ज़रूरी है मैं इस पॉडकास्ट में उनका इस्तेमाल करूँ, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करते हैं। मतलब ये तक हालात हैं कि आप सुबह मुंह नहीं देखना चाहते कि अरे सुबह उठ के इस आदमी का मुंह दिख गया, इस जाति के आदमी का। तो दोनों की तरफ से है। वाल्मीकि समाज को भी इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो भी कुछ फ्लॉज के साथ में है। लेकिन मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ सुमित, लेकिन मेरा एक इसमें ये टेक है कि आप जो कह रहे हैं वाइस वर्सा, वो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि आप किसी से हायरार्की में नीचे हैं। हाँ। आप उनको कुछ वैसे नहीं बोल सकते या उसको वैसे हार्म नहीं कर सकते। जब आप मतलब अगर हम ये देखें कि सवर्ण जब हमें कुछ बोलते हैं या कुछ उस तरीके से बोलते हैं, मैं समझ गया आपका सवाल। वो जो हेट है हाँ। वो इस वजह से है। That's true, लेकिन लेट मी कंप्लीट एक सेकंड। ये जो चमार जो जातियां हैं, जो हेट उनका वाल्मीकि जातियों के लिए आता है, हाँ। वो इस वजह से है कि तुम हमसे नीचे हो। आप समझिए इस बात को कि तुम हमसे नीचे हो पायदान में, और क्योंकि तुम साफ सफाई का, मैला ढोने का काम करते हो, इस वजह से। और जो हेट है, मैं हेट की मना नहीं कर रहा, लेकिन जो भंगी जातियों का जो हेट है चमार समाज के लिए, वो शायद इस वजह से भी है क्योंकि तुमने मुझे ऐसे ट्रीट किया, तो मैं उसका एक वो बदला आप कह सकते हो। बट फिर इस हिसाब से तो फिर दलित की जो अनटचेबल जातियाँ, उनको सवर्णों के लिए भी ऐसे इस्तेमाल कर लेने चाहिए थे। उनके लिए भी इस तरह की भाषा या शब्दों का इस्तेमाल हो जाना चाहिए था कि उनसे बुरा तो नहीं किया ना भाई चमारों ने वाल्मीकियों के साथ में, वो तो और ज़्यादा बुरा करते हैं ना, तो उनके प्रति फिर वो वैसा नज़रिया क्यों नहीं है? या वाल्मीकि समाज वो गुस्सा जो चमारों की तरफ दिखाता है, वो फिर सवर्ण जातियाँ जो कि डोमिनेंट और ऑपरेसर कास्ट हैं, उनके प्रति वो दिखा के या उस तरह का व्यवहार क्यों नहीं है? ये एक डिबेटेबल है। लेट मी आंसर योर थिंग्स। क्योंकि देखो, सिर्फ आप अगर ये कहते हैं कि मैं इस बात को मानता हूँ, मैंने इसमें डिनाई नहीं किया कि हाँ चमारों की गलतियाँ हैं, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ चमारों की गलतियाँ हैं, मैं इस बात से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता। मैं भी उसी परिवेश में पला बड़ा हूँ और हमने गालियाँ सुनी हैं। हमने दोनों कम्युनिटीज़ का व्यवहार बचपन में देखा हुआ है। हमने उन शब्दों को सहा हुआ है और वो चीज़ें हम महसूस करते हैं कि कैसे ये दोनों एक दूसरे की जो ताकत हो सकती थी, जो सगे भाई बन के एक दूसरे की मोहब्बत के साथ में अपने आंदोलन को आगे बढ़ा सकते थे, वो एक दूसरे की विरोधी सी बन गई। आप देखिए हरियाणा में जो डी क्लासिफिकेशन हुआ, कैटेगराइजेशन में सब कैटेगराइजेशन हुआ, उससे कितनी रैलियों में बाकायदा नाम लेके चमारों को बोला
बोला गया कि पानी पिला पिला के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये नफरत भड़काई है, इसमें पॉलिटिक्स भी है, क्योंकि डिवीजन है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि ये मनुवादी लोग आपस में आपको एक नहीं होना देना चाहते, ये आपको डिवीजन में डालना चाहते हैं कि आपका हक ये खा गए, आपका ये खा गए, और उससे लड़ाते रहते हैं। देखो चमारों के साथ क्या हुआ कि चमारों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो आंदोलन है पूरा, उसमें आप देखोगे कि चमारों ने अपने जो ट्रेडिशनल पेशे थे, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक भाषण है जिसमें वो कहते हैं कि कोई ऐसा काम जिसमें आपको आपके उस काम से आपको जोड़ के और गंदगी के साथ जोड़ के और आपको नीचा दिखाने की कोशिश होती है, ये जो डिस्गस्टिंग जॉब्स हैं उनको आप छोड़ दीजिए। बाबा साहब ने ये अपील की है। उसके बाद आप देखोगे कि संख्या के मामले में आप ज़्यादा संख्या में चमारों ने चमड़े का काम छोड़ दिया है ना। वो लेदर इंडस्ट्री फिर आगे ग्रो होगी, फिर वो कैपिटलिस्ट चली गई। उसमें मैं ये बात मानता हूँ कि सफाई कर्मियों में वो उस तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, तो वो एक वजह है। लेकिन चमार जैसे जब उस काम से निकल के आ गए तो फिर उन्होंने पढ़ाई पे या बाकी चीज़ों पे ध्यान दिया, और धीरे धीरे आप देखोगे उनमें शिक्षा का स्तर थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन जो वाल्मीकि कम्युनिटी थी जिसमें उन्होंने इस पेशे के साथ में, क्योंकि एक लंबे समय तक उनका जुड़ाव रहा, जैसे अगर आप गांधीयन आइडियोलॉजी की बात करोगे तो गांधी झाड़ू लेके वाल्मीकि मोहल्ले में जाते थे और आप वहाँ अपना टेंट लगाते थे मजे से 5 स्टार, और उसमें रहते थे, लेकिन दिखावा करते थे कि जो है वो सफाई कर्मियों के साथ रह रहे हैं। तो वो ट्रेडिशनली उस काम को, झाड़ू उठाने का, सफाई करने का जो काम है, उसको बहुत सारे लोगों ने इस वजह से नहीं छोड़ा कि वो उनकी एक सोशल सिक्योरिटी थी कि वो चलो एक जॉब उनके पास में है। और कई बार आपका पर्सपेक्टिव बदलता है जब आप पढ़ाई लिखाई करके या बहुत बेहतर लोगों से मिलके अलग तरह से चीज़ें देखते हो, तो बदलाव आता है ज़िंदगी में। ट्रेडिशनली वाल्मीकि समाज ने कंपैरेटिवली कम छोड़ा ये काम, ये एक वजह बन गया कि उनके साथ में अभी भी उस तरह की अनटचेबिलिटीज़ हुई है। लेकिन फिर भी आप अगर देखोगे साहिल कि ये दोनों कम्युनिटी पे जब भी कोई अत्याचार उत्पीड़न होता है तो कम्युनिटी में जो चमार, जिस पे कई बार इस तरह का दोष दिया जाता है, वो साथ खड़ा होता है। अब वाई पूर्ण कुमार हरियाणा में जो IPS ने सुसाइड किया, उसकी लड़ाई लड़ने वाले लोग बड़ी संख्या में समाज के सारे साथ लोग खड़े थे। एक बड़ा तबका है जो इन सब चीज़ों से उभर के एक यूनिटी जो है वो स्थापित करने की कोशिशें हो रही हैं। वो चाहे एडवोकेट भगवान दास हों जिन्होंने इतनी मेहनत से काम किया, डॉक्टर अंबेडकर को किस तरह से चमारों का, महारों का नेता स्थापित किया गया, लेकिन उन्होंने कैसे ये स्थापित किया कि डॉक्टर अंबेडकर ने भंगी कम्युनिटी के साथ में कितना काम किया। उनकी किताब अगर आप देखेंगे अंबेडकर एंड भंगीस, वो आपको उसका एहसास कराती है कि कैसे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और वाल्मीकि समाज में कितने लोग ऐसे रहे जिन्होंने बाबा साहब के आंदोलन में अपना जीवन लगा दिया, बेहतर करने के लिए उन्होंने काम किया। तो ये लोगों के साथ में आना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, आप समाज को जब देखेंगे, चमार 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 दोषी, बंगी 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 विक्टिम। तो ये जो कभी कभी इस तरह की बातें आती हैं ना, अब सब कैटेगराइजेशन में यही हुआ कि आपने क्या बोल दिया कि अरे ये सारे चमार खा गए आपका तो आरक्षण, ये आपको सब कैटेगराइजेशन होगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब पंजाब में 35 साल तक सब कैटेगराइजेशन लागू था। 35 साल तक रिजर्वेशन में कोटा विद इन कोटा वाल्मीकि कम्युनिटी को मिला हुआ था। वहाँ कितने IAS IPS बन गए वाल्मीकि कम्युनिटी के, कितने बड़े फर्स्ट रैंक पे ऑफिसर आ गए, नहीं आए। उसकी चीज़ें समझने की ज़रूरत थी, लेकिन वो पूरा एक दूसरे से समाज में टकराव डालने के लिए वो उस तरह की बातें की गई जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि लंबे समय तक एक दरार आई है समाज में, और उसको भरना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूँ कि आप दोनों एक माँ की औलाद हैं। किसी को गाली देना हो, अब देखिए शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में तो बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी जातियाँ जिन्होंने अनटचेबिलिटी झेली नहीं, वो भी अनटचेबिलिटी के क्राइटेरिया पे आके और SC लिस्ट में शामिल हो गए हैं, फ़ायदा ले रहे हैं रिजर्वेशन का। ST में है, OBC में है। किसी को गाली देनी हो तो कोई क्या बोलता है, चूड़ा चमार, बंगी, कंजर, हमारी जाति के नाम दिए जाते हैं ना, किसी और जाति का तो नाम नहीं है। तो इस जाति व्यवस्था के सबसे क्रूरतम स्वरूप के सबसे ज़्यादा विक्टिम अगर कोई कम्युनिटी थी तो यही कम्युनिटी थी जिनको अनटचेबल कहा गया। तो इन्हें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए था। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत पीड़ादायक बात है कि इन्हें आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। और ये आजकल क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग लीडर बनते रहते हैं, वो पॉपुलैरिटी के लिए मतलब जो है ऐसे ही काम करते रहते हैं। एक बार मैं इसी मसले पे किसी का इंटरव्यू कर रहा था, लेकिन वो जो है ये सवालों से जो है वो बिदक गए। बंद करो कैमरा यार, मैं इंटरव्यू नहीं कर रहा, हटाओ हटाओ यहाँ से ये कैमरा हटाओ, ये बोल के वो निकल गए। तो ये
जो मतलब आप सवाल को फेस भी नहीं करना चाहते, जो सेंसिटिव टॉपिक हैं जिन पे आपको अकाउंटेबिलिटी आपकी बनती है, आप वो फेस नहीं करना चाहते, बस ये कार्ड्स खेलना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। साहिल, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। हम दोनों जिन कम्युनिटीज से आते हैं, जिन वर्गों से हम लोगों के अनुभव हैं, उसमें हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं बने, तभी हम लोगों की भलाई है। नहीं तो जो है, मतलब मेरी नानी जो है, मेरे को उनकी बात याद आती है, वो कहती थी कि भाई चूड़े चमारा होता है, कोई पत्थर भी, निर्जीव पत्थर भी पड़ाओ ना, वो भी काली मान जावे, दुखी हो जाओ, पर इन सरक जावे। दैट्स, वो कहती हैं कि एक पत्थर भी अगर आपने रख दिया तो हो सकता है कि वो भी सरक जाए कि इन कम्युनिटीज़ के पास में मुझे नहीं पड़े रहना। तो हमसे तो बहुत नफरत है यार, बहुत। मतलब आप देखेंगे जिन भी कम्युनिटीज़ हैं विद इन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, अब सब बोलते रहते हैं कि अरे ये बामन तो बामनी से शादी कर रहा है, ठाकुर तो ठाकुर राइन से शादी कर रहा है, दलितों से शादी क्यों नहीं करते आपस में, शादी इंटरकास्ट शादी क्यों नहीं करते ये सवर्ण। तो भाई आप शादी कर रहे हैं क्या? आप वाल्मीकि हैं, आप अगर चमार के यहाँ शादी नहीं कर रहे तो आपको क्या नैतिक अधिकार है कि आप बोल रहे हो सवर्णों से कि आप हमको अपना दामाद बनाओ या अपनी बहू बनाओ? आप कैसे बोल रहे हो ये चीज़? आपका कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता जब आप अपने आप विद इन आप कास्ट में अपनी ढूंढ के शादियां करते हो। आपकी तो इंटरकास्ट शादी है, तो आपको तो डेफिनेटली इस तरह के ताने भी महसूस किए होंगे। हमारा तो बहुत विरोध भी हुआ, जेला भी होगा आपने। कई लोगों ने तो साफ तौर पर ये बोला था कि बबीता को बोला था ये कि लड़का या तो मतलब अपनी कास्ट का होना चाहिए या फिर बुद्धिस्ट हो, मतलब बुद्धिस्ट नहीं हो तो फिर अपनी कास्ट का हो। वाह, चमार। वाह। अब मैं इन लोगों को ये बताओ कि मैं कैसे मान लूँ कि एंटी कास्ट आंदोलन को ये लोग आगे बढ़ाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एलिशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं, हम जाति को तोड़ने की बात करते हैं, हम जाति पर गर्व नहीं कर सकते, बीमारी है जाति। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम विद इन शेड्यूल कास्ट जो हमारी जातियाँ हैं, एक दूसरे की ताकत बनिए। आप उनको देखिए, वो अपराधी के साथ भी खड़े हुए हैं। उनके ये जितने देश छोड़ के नीरव मोदी, विजय माल्या और जितने ये बड़े बड़े भगोड़े हैं, देख लीजिए, पत्रकार देख लीजिए, कितने बुरे से बुरे हैं, लेकिन सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, कभी एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, जी हजूरी करने पहुंच जाएंगे बिहार में, आपने देखा, सब मजे करेंगे। लेकिन हमारे आदमी क्या है, वो लेग पुलिंग, एक दूसरे को नीचा दिखाना और फिर उन चीज़ों को अपने सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल करना। तो उस चीज़ से मुझे लगता है कि समाज को बचना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं समाज को करने को। वाल्मीकि समाज ने, मैं ये मानता हूँ कि वो, आप ही समझ लो कि हमें अगर एक परिवार हैं तो वो परिवार में आपका सबसे छोटा भाई है जिसको अभी भी आपके लाड प्यार और दुलार की ज़रूरत है। उसको आप अगर थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो, उसको अगर आप स्पेशल सुविधाएं देते हो, उसके साथ थोड़ा सा अच्छे व्यवहार और ममतामयी व्यवहार करते हो, तो उसमें आपका क्या बिगड़ जाएगा भाई? और जो आपसे झेल रहा होगा वो आपको गाली भी देगा। अगर हम पॉलिटिकली भी देखें ना सुमित, तो बहुत ज़रूरत है कि कोई प्रोग्राम अगर आप कर रहे हो, कोई वर्कशॉप कर रहे हो, कोई संगठन अगर कोई अपना कोई कार्यक्रम कर रही है, तो मैंने खुद देखा है कि नाले के पार अगर आपका घर है और नाले के इधर प्रोग्राम होगा तो आपको नहीं बुलाएंगे। तो ये भी बहुत, मतलब उनको वो शामिल करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो रामायण और वो राम के चरित्र और फिर वो पूरा हिंदुत्व का वो है भाई प्रचार। अब कोई आरएसएस का आदमी आके किसी वाल्मीकि को गले लगाए और कहे कि अरे आप तो प्रभु राम के भाई वो रहे हैं, गुरु रहे हैं वाल्मीकि जी, उनकी रामायण लिखी है, और वो गले लगाए, खाना खाए आपके साथ में, और हमारा कोई अगर आके चमारा आदमी आके कोई बोल दे कि मैं इसके साथ खाट पे नहीं बैठूंगा, ये तो हमारे पार्टी को वोट ही नहीं देते, तो वो तो उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल होगा ना भाई। और फिर तुमने अपने स्टीरियोटाइप को भी मजबूत कर दिया कि ये जो फला पार्टी है ये सिर्फ उसी जाति की पार्टी है। हाँ, तो ये गलत मानसिकता है, इससे बाज आना चाहिए। और अपने छोटे भाई के साथ में अगर आप थोड़ा ज्यादा रियायत दे देते हो तो क्या दिक्कत है भाई? मेरे को ये बताओ। आपको करना पड़ेगा, आपको वो व्यवहार करना पड़ेगा। आप देखो इसमें मतलब गांधी की बहुत सारी आलोचनाएं हम लोग करते हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ जातियों को लेके उनकी परेशानियां, हम कई उन चीज़ों से सहमत नहीं है उनकी, लेकिन उनकी एक बात है, किसी ने एक बार गांधी से पूछा कि ये जो दलित लोग हैं इनमें बड़ा गुस्सा है अनटचेबल्स में, ये हिंदू धर्म के देवी देवताओं को कोसते हैं, गाली देते हैं इन लोगों को और क्या क्या बोलते हैं, तो सवर्णों को कुछ कुछ बोलते हैं, इनमें बड़ा गुस्सा है। तो गांधी ने बोला कि अगर दलित समाज
अनटचेबल समाज अगर हाथ में लाठी लेके तुम्हारे माथे पे सिर पे लाठी मारे तब तुम्हें लाठी खा के सिर फुड़वा के भी चुप रहना चाहिए, क्योंकि तुमने हिस्ट्री में इनके साथ इतना बुरा किया है कि ये भी कम है उसके मुकाबले में जो ये कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये गांधी का एग्जाम्पल अगर आप इस सवाल से आप जोड़ेंगे, जो आपका सवाल था कि भाई वाल्मीकि कम्युनिटी के साथ हुआ है अन्याय, भेदभाव हुआ है, अगर वो उसमें कोई गुस्सा आता भी है तो उस गुस्से को आप एक छोटे बच्चा जो आपके परिवार का हिस्सा है उसके गुस्से की तरह आप एक्सेप्ट कीजिए, और अगर आप कुछ पॉजिटिव चेंज कर सकते हो तो उसमें लेके आओ। रही बात जो आप रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो, तो मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि जब आप बहुजन मीडिया की बात करें तो उसमें भी वाल्मीकि समाज के लोग हों या मेहतर हों, मांग महार हों, किसी भी कम्युनिटी में जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उससे लोग आएँ, और ये ना हो ना कि कोई दलित व्यक्ति भी बोल के कि अरे दलित में भी थोड़ा सा वो एक ऐसी कम्युनिटी हो जो थोड़ी सी काइंड ऑफ प्रिविलेज है और वो सारा काम वही कर रही हो। बाकी आपको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, मीडिया हो, संगठन हो, किसी तरह का आंदोलन हो, आप को साथ लेके ही चलना पड़ेगा, तभी मुझे लगता है कि हम ताकतवर बन सकते हैं। नहीं तो भाई फिर क्या है, मतलब आप अपने टुकड़ों में रहो, वो अपने टुकड़ों में रहेंगे, अपनी डफली अपना राग, और वो जो है मजे करेंगे, बांटते रहेंगे, फिर बांटते रहेंगे, वो मजे करते रहेंगे। यार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोगों ने हम सबके लिए मेहनत करी ना, उन्होंने किसी एक कम्युनिटी को लिए तो नहीं करी कि भाई उनको एक ही कम्युनिटी का जो है कर दिया जाए या उन्हीं का भला वो करना चाहते, तो उन्हें संपूर्ण समाज, इवन सवर्णों को सबसे ज़्यादा फायदे हुए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रिविलेज थे। संविधान लागू हुआ तो सबसे ज़्यादा फायदा उनके हुए, वो मज़े कर रहे हैं, उनकी महिलाओं को ज़्यादा फायदे हुए, हमारी महिलाओं को तो अभी भी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि बहुजन आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो उस आंदोलन में है ना दीना भाना जैसे लोग हुए हैं, एडवोकेट भगवान दास जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, हमें उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं इस बात में यकीन रखता हूँ कि इन दोनों कम्युनिटी को, वाल्मीकि और चमार, इन दोनों को सगे भाइयों की तरह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन में सच्चे सिपाहियों की तरह साथ खड़ा होना चाहिए, और एक दूसरे का हाथ पकड़ के अगर कोई पीछे छूट गया तो उसको आगे लेके आना चाहिए। अगर ये बटेंगे तो इनका हक और ज़्यादा मारा जाएगा, इनको और ज़्यादा परेशान किया जाएगा, और आप अपनी ही घेटों में अगर रहते हो तो फिर आप सेफ नहीं हो। साथ में मिलके आप पॉलिटिकली बार्गेनिंग करने के सिचुएशन में आओ, अपने लोगों को ताकतवर बनाओ, कैपेसिटी बिल्डिंग करो, और साथ में रहो यार, रोटी बेटी का संबंध करो यार, शादियां करो आपस में। क्यों गोत मिलाते घूम रहे हो अपनी जातियों में क्यों तुम जो है वो ढूंढते फिर रहे हो? दूसरों को बोलने से पहले खुद भी कुछ करो। अच्छी बात है कि हमारे समाज के लोग आपके जैसे उदाहरण उनके सामने हैं, बबीता और साहिल जैसे, कि साथ जब ही जाति की दीवार टूटेंगी जब आप साथ बैठ के रहोगे, खाओगे पियोगे, एक दूसरे को समझोगे। नहीं तो सब अपने स्टीरियोटाइप में, साहिल वो भी आप अपना बैठे रहेंगे, अब अपनी लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे, लेकिन उस लड़ाई में जीत नहीं होगी। फिर हमें जो बाबा साहब अम्बेडकर ने रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चलना है जी। और ये सिर्फ जाति में बटे रह के नहीं होगा, या किसी जाति का जो है प्राउड उस पर फील करने से नहीं होगा कि मैं इस फला जाति का हूँ या ये फला जाति। हम जो पूरा जो शेड्यूल कास्ट समाज है, पूरा जो दलित समाज है, उसको एक साथ मिलके चलना होगा। ये जो रास्ता डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें दिखाया उस पर एक साथ ही मिलकर अगर हम चलेंगे तो कुछ अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को ये पसंद आई होगी। एक कोई लास्ट मैसेज जो आप लोगों को देना चाहेंगे? देखो, शुरू तो ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंगली एक पर्सनल एक्सपीरियंस पे गया था, लेकिन ये खूबसूरती है इस एपिसोड की, सीरीज़ की, कि पर्सनल के साथ साथ आप सामाजिक मसलों पे इतनी गंभीर चर्चाएं पॉडकास्ट ऑन व्हील्स में कर रहे हैं। मतलब ये अनूठा अनुभव है, मेरे लिए इंटरेस्टिंग रहा। और मैं बस यही कहना चाहूँगा अपने समाज के लोगों से कि बटो मत यार, बटो मत, आपस में मत बांटो एक दूसरे को, एक दूसरे की ताकत बनो। ये मत सोचो कि ये बड़ा बन गया तो क्या हो जाएगा, वो बड़ा बनेगा तो वो आपकी ताकत होगा। अगर वो मिशनरी है, अगर वो अपने समाज के प्रति सचेत है, संजीदगी उसके अंदर है, तो एक दूसरे की ताकत बनो। उनसे सीखो ना दुश्मनों से कि वो अपने अपराधियों का भी साथ देते हैं, हम तो अपने पीड़ित के साथ खड़े हो सकते हैं यार।
कम से कम पीड़ित के साथ खड़े हों और जो इस तरह के एफर्ट्स होते हैं उनको सराहो। मैं चाहता हूं कि ये चर्चा और आगे जाए। कमेंट्स में मैं पढ़ना चाहूँगा, बहुत बार लोग जो हैं किस तरह से इस मैसेज को लेते हैं वो भी हम कमेंट्स के ज़रिए समझ सकते हैं। तो आप लिखिए, आप अपनी बातों को, इस वीडियो को शेयर करें और हमें बताएं कि मतलब हम ये दावा नहीं करते कि हम जो बोल रहे हैं वो सब सच है। मतलब यही एक ओपिनियन हो सकता है या यही डिस्कोर्स है। आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, आप अलग तरीके से सोच सकते हैं। तो अगर आपका कोई ओपिनियन अलग है तो उसको लिखें, ज़रूर लिखें, शेयर करें। और बाबा साहब को पढ़ो यार, अपने महापुरुषों को पढ़ो, महा महिलाओं को पढ़ो। एडवोकेट भगवान दास की किताब डॉक्टर अम्बेडकर एंड बंगीज़ वो पढ़ो। तो ये शायद हिंदी में भी दलित दस्तक से प्रकाशित है किताब, डॉक्टर अम्बेडकर और बंगी समाज। तो वो लीजिए, पढ़िए। तो मुझे लगता है कि आपस में भाईचारा बने, सभी समुदाय का, सिर्फ वाल्मीकि या चमार की बात नहीं है, सब सारी जातियों का हम जिक्र कर रहे हैं, बहुजन समाज की हम बात करते हैं। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा बात करके। और मैं चाहूँगा कि कभी फिर से हम ऐसी कुछ डिस्कशन ज़रूर करें। ज़रूर ज़रूर, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आने के लिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक अगले एपिसोड।